प्रणत्या प्रणम्य वीरम् सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानियोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। करणान योग ग्रंथराज की जय। आंटी बोलो जी। आंटी मुझे कुछ बोलना है अभी। आपके सबसे पहले वेलकम है। थैंक यू आंटी। ये आज करणानुयोग दीपक भाग 1 जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं सब साथ में, उसका 60वां क्लास है और करीब करीब 60 स्टूडेंट्स हैं हम लोग जो साथ में स्वाध्याय करते हैं। तो हर एवरी स्टूडेंट का पॉसिबल नहीं है एक साथ बोलना, तो उसमें से कुछ लोग मतलब 60 में से आप समझ लीजिए 1/4 स्टूडेंट्स आपके आज मतलब 15 स्टूडेंट आज आपके गुण स्थान इस क्लास में गुण स्थान को समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आज आपको आंटी आज आपको क्लास नहीं लेना है, आज आपके स्टूडेंट्स खुद समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। गुण स्थान 14, ये समझाने वाले 15 हैं। 15 क्योंकि एक कर दो। नहीं सुनो ना, मिथ्यात्व से सम्यक्त मिला के फिर गुण स्थान का वर्णन करो तो 15 हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो आंटी आपकी अनुमति है? बिल्कुल। अरे राम, इसके लिए तो दौड़ दौड़ के अनुमति है। तो अब स्टार्ट करते हैं गुण स्थान। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि गुण स्थान होता क्या है। तो जैसे शरीर का तापमान थर्मोमीटर के द्वारा नापा जाता है, उसी तरह जो आत्मा के आध्यात्मिक विकास और पतन होती है वो गुण स्थान रूपी थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। और अगर हम गोमट सार जीव कांड के तरफ से देखेंगे कि उसमें गुण स्थान का क्या वर्णन है, तो उसमें गुण स्थान का डेफिनेशन कुछ इस तरह आता है कि मोह और योग यानी मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के अंतरंग परिणामों में जो प्रति क्षण उतार चढ़ाव होते हैं, तो उससे जो वो जो परिणाम है जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसे गुण स्थान कहते हैं। तो यानी जो भी संसारी जीव है उनका कोई ना कोई गुण स्थान जरूर रहेगा। और जो मुक्त जीव है क्योंकि वो मोह और योग से रहित है, अभाव है उनमें मोह और योग का अभाव होता है, तो मुक्त जीवों का कोई गुण स्थान नहीं होता। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अनंत जीव है और अनंत जीवों के अनंत परिणाम होते हैं, तो क्या गुण स्थान अनंत है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो परिणामों को जो विभाजित किया गया है वो उसके उत्कृष्टता और जगन्यता की अपेक्षा से 14 श्रेणियों में उसे विभाजित कर दिए हैं। तो इस तरह से ये 14 गुण स्थान बन गए हैं। तो 14 गुण स्थान के नाम कुछ इस प्रकार है। पहला गुण स्थान वो है मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान सासाधन गुण स्थान, तीसरा मिश्र गुण स्थान, चौथा असंयत सम्यक्त्व या अविरत सम्यक्त्व गुण स्थान, पांचवा संयता संयत या देश विरत, छठा प्रमत्त संयत गुण स्थान, सातवां अप्रमत्त संयत गुण स्थान, आठवां अपूर्वकरण गुण स्थान, नौवां अनिवृत्तिकरण गुण स्थान, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13 संयोग केवली, 14 अयोग केवली। तो ये 14 गुण स्थान के नाम थे। और जो शुरू के 4 गुण स्थान हैं वो हमारी श्रद्धा और दर्शन के निमित्त से होता है। तो अगर हम कर्म के हिसाब से समझे उसे, तो ये दर्शन मोहिनीय कर्म के निमित्त से होते हैं ये 4 गुण स्थान शुरू के। और जो 5 के बाद जो गुण स्थान होते हैं वो चारित्र मोहिनीय कर्म के 6 से या उपशम से या 6 उपशम से होते हैं। और जो 13 और 14वां गुण स्थान है वो योग के निमित्त से होता है। तो अब इन सारे जो 14 गुण स्थान है उनको हम शॉर्ट डिटेल्स में समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। और आंटी कुछ इनमें गलतियां भी हो सकती है, मेरी गलतियां या जो भी बोलेंगे उनकी गलतियां हो सकती है, तो आप उनका सुधार करिएगा।
और ये जो है, जो क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में ही समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला गुणस्थान, मैं किरण आंटी को रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने आप को अनम्यूट करिए और समझाएं। सबसे पहले तो मैं सबको सबसे पहले तो सबसे जय जिनेंद्र, और ललिता जी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। क्योंकि मैं 1 मिनट तो जरूर लूंगी हनी। कुछ महीनों से जो ललिता जी हम पर ज्ञान की वर्षा जो कर रही है ना, उसके लिए मैं दिल से उनकी बड़ी कृतज्ञ हूँ, और उनका बड़ा उपकार है, और मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो ललिता जी को मेरा प्रणाम। तो आज हम लोगों ने सबने ऐसी छोटी सी कोशिश की है, गलती तो काफी होगी, तो फिर भी क्योंकि आपका के प्रति मन में बहुत बहुमान है, मेरे तो बहुत ही है, तो जैसा भी, इसीलिए इतनी हिम्मत कर ली कि हम हनी ने ये प्रस्ताव रखा तो हम सब ने तुरंत मान लिया, चाहे आओ चाहे ना आओ, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो मैं पहले गुणस्थान के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में कुछ चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो मैं पहले गुणस्थान के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। तो ये सभी जानते हैं कि गुणस्थान 14 है, सबके नाम भी सबको याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से, मैंने तो याद कर लिया, तो रिवीजन किया तो याद हो गया। और तो गुणस्थान में सबसे पहला नाम आता है मिथ्यात्व गुणस्थान का। तो मिथ्यात्व का पहले तो हम अर्थ समझें कि मिथ्यात्व का अर्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है। मिथ्यात्व का अर्थ है उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धान, और जो इस उल्टी मान्यता और विपरीत श्रद्धान वाला जीव ही मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो और अब इसके लक्षण के बारे में हम अगर जाने माने, इसका डेफिनेशन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है और याद किया है, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के जो तत्वार्थ के प्रति जो अश्रद्धान रूप परिणाम होते हैं, और उस जीव के जो भाव इसमें जो आते हैं, ये दर्शन मोहिनी के उदय से, जो कि मोहिनी कर्म की एक प्रकृति है दर्शन मोहिनी, और उसमें जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव के जो परिणाम बनते हैं इसमें, तो इस तत्वार्थ के अश्रद्धान रूप परिणाम के जीव के भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान का नाम आचार्यों ने दिया है, कहा जाता है इसको। तो ये तो हो गया उसका डेफिनेशन। अब ये जाने कि इस मिथ्यात्व गुणस्थान कितने तरह का होता है। तो इसके 2 भेद, ऐसे तो इसके कई भेद हैं, जैसे कि ये पहला निरतिशय और सातिशय और अग्रहित और ग्रहित, पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं स्वस्थान गुणस्थान की, और निरति से और साथी से गुण, मतलब कि वो अपनी उल्टी मान्यता को लेके ही उसमें वो अटका हुआ है, वो कभी भी अपनी मान्यता उसी गुणस्थान में वो रहेगा, और उसकी मान्यता कभी भी शायद वो उसकी मान्यता निरति से या वो अपने स्वस्थान में ही रहेगा और उसी में रचा पचा रहेगा। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि को स्वस्थान मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। और साथी से मिथ्या दृष्टि वो कहलाता है जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख जो जीव ने अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और और जो उसके परिणाम उसके चलते हुए हैं, तो जो इसी के अंदर में आता है। अगर इसका हम ये समझे कि ये मिथ्यात्व गुणस्थान का कितना काल होगा या कितने जीव इसमें रहते होंगे, तो इसका तो सर्वकाल ही है, हर काल में मिथ्या दृष्टि जीव इस गुणस्थान में पाए जाते हैं। और कितने जीव पाए जाते हैं, तो इसमें अनंत जीव पाए जाते हैं। और अगर एक जीव की अपेक्षा देखें तो एक जीव के 3 परिणाम की अपेक्षा 3 परिणाम इसमें पाए जाते हैं, अनादि शांत, अनादि अनंत, और अनादि अनंत, और अनादि शांत और सादि शांत। अनादि शांत तो वही है जो अभव्य जीव होते हैं, जो कभी भी
मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि वो बन नहीं पाएंगे, वो वहीं रहेंगे। साधी शांत वो कभी तो निर्वाण को प्राप्त करेंगे ही, चाहे आज वो मिथ्या दृष्टि है पर वो जरूर करेंगे। और जो साधी शांत है वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो मिथ्यात्व को प्राप्त, सम्यक दर्शन प्राप्त करके एक बार जो मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया, पर फिर भी उनका वो निश्चय है कि वो अपने लक्ष्य को पाएंगे, यानी कि वो भी मिथ्या दृष्टि से सम्यक दर्शी बन जाएंगे। और सबसे ज्यादा तो हम लोगों ने यही सीखा कि इस गुण स्थान से जीव कहाँ कहाँ जा सकता है। प्रथम गुण स्थान से कोई भी जीव कौन से गुण स्थानों में जा सकता है? तो प्रथम गुण स्थान से जीव पहला तीसरे में जा सकता है, चौथे में, और पांचवें और सातवें गुण स्थान में जा सकता है। क्योंकि समय शॉर्ट है, नहीं तो इसके बारे में मैं भी एक आध शब्द बोल सकती थी। और इसमें कहाँ से जीव कौन कौन से गुण स्थान से आते हैं? तो इसमें जीव छठे, ये बिल्कुल क्रम से आएंगे। मिथ्या दृष्टि में जो वापस जो गुण स्थान वो आएंगे तो वो छठे से आएंगे, पांचवें से आएंगे, चौथे से आएंगे, तीसरे से आएंगे और दूसरे से आएंगे। तो इस गुण स्थान में आने के तो 5 मार्ग हुए और जाने के 4 मार्ग हुए। तो इस तरह से ये कुछ समय में हो सकता है मैंने बहुत गलती की होगी। ललिता जी आप जरूर बताएंगे मैंने कहाँ गलती की है। और एक है सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत होते हैं, और ये लोक के असंख्यातवें भाग में सारे ये जीव रहते हैं। तो जय जिनेंद्र, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, जहां तक हुआ मैंने अपना याद करके ही अपने आप नोटिंग बनाई थी, तो हो सकता है काफी गलती हुई हो। तो जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर हनीना जी, बहुत अच्छा बोला आपने भी, बहुत अच्छा बोला। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप लोग इतना सीख गए हैं, मुझे बहुत आंटी अच्छा अभी लग रहा तो देखिए और भी दूसरा गुण स्थान मैं कुसुम आंटी को रिक्वेस्ट करती हूँ। ललिता जी सादर चरण स्पर्श, सभी से जय जिनेंद्र। ये हनी का आपके लिए एक सरप्राइज है, अपने गुरु के प्रति उसकी भक्ति है ये तो उसने ये सब काम किया। चलिए बहुत अच्छी बात है। हनी ने दूसरा गुणस्थान बोला है क्या मुझे? हाँ, सासाधन गुणस्थान। हाँ, सासाधन गुणस्थान, इसके बारे में कई बार चर्चाएं हुई है, हमारी ललिता जी ने बताया हमें बार बार। ये दूसरे नंबर का गुणस्थान है। ये गुणस्थान चढ़ते समय कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि हमेशा से मिथ्या दृष्टि जीव, जो अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव है, जब वो पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का जब वो प्रयास करता है, जब भी वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वो सीधा पहले से चौथे में ही जाता है। इसलिए यह गुणस्थान उतरने की अपेक्षा है। जब भी वह चौथे गुणस्थान में जाने वाला जीव अपने विशुद्ध परिणामों से गिरने लगता है, तो वो ऊपर के गुणस्थान से सीधा आता है। तो दूसरे गुणस्थान में आते समय वो नियम से मिथ्यात्व में जाता है सासाधन गुणस्थान वाला, लेकिन जब चौथे से वह दूसरे में आता है तो उसके लिए ये विवक्षा गुणस्थान में बनती है। कि कैसे आता है? तो कहते हैं कि प्रथमोपम सम्यक्त अथवा द्वितीयोपम सम्यक्त के अंतर्मूर्त काल में, जब जघन्य एक समय और उत्कर्ष 6 आवली काल प्रमाण शेष रहे, तो उतने काल में जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक प्रकृति का जब उदय आ जाता है, तो उसकी सम्यक्त की विराधना होने के कारण से सम्यक दर्शन गुण की जो उसकी अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप जो परिणति हो जाती है, उसी समय को, उसी को सासाधन गुण स्थान कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इसका कितना अंतर्मूर्त काल है। और जैसे कोई पेड़ से एक फल गिर रहा है और वह फल पूरा जमीन पर नहीं पहुंचा, अभी वृक्ष से डाली से निकल चुका है, टूट चुका है, लेकिन वो धरती पर अभी पृथ्वी को नहीं छुआ है, तो वो इतना छोटा समय जो बीच का पीरियड है, उसी को सासाधन गुण स्थान कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अनंतानुमति कसाय में से किसी एक का उदय आ जाने से, सम्यक्त परिणामों के छूट जाने से, और मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय न होने से, मिथ्यात्व परिणति का परिणाम उसके न होने से, जो मध्य के काल के जो परिणाम है, उसे सासाधन गुण स्थान कहते हैं। तो ये ज्यादा डिटेल में यदि बोलोगे तो बताऊं प्रथमोपम सम्यक्त किसे कहते हैं, द्वितीयोपम किसे कहते हैं, वरना इसको इतना ही समझना है कि अगर ललिता जी समझा या बोले तो मैं बोलूं, नहीं तो अपने को इतना ही समझ में आएगा। इसका अंतर्मूर्त काल है, और ये क्यों बनता है,
ये सासादन में जानने वाला नियम से मिथ्यात्व में आएगा, लेकिन अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, अभी वो सम्यक्त से च्युत हुआ है लेकिन मिथ्यात्व में भी पहुंचा नहीं है, इसलिए इसके बीच के कारण को सासादन गुण स्थान कहते हैं। एक तो किरण जी ने जो कहा था मिश्र गुण स्थान से पहला गुण स्थान नहीं बनता है। हाँ, दूसरा आपने कहा अंतर मुहूर्त काल। हाँ, मैं बता रही हूँ जो गलती हुई है। हाँ, सासादन गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त नहीं है, 6 आवली और 1 समय है। जघन्य से 1 समय है, क्योंकि उतना ही समय बाकी रहता है जब समकाल में तो सासादन को प्राप्त होता है। एक सेकंड, ये थोड़ा क्लियर करिए ललिता जी। जैसे अपन बोलते हैं ना, इसका अंतर मुहूर्त काल में 1 आवली, जघन्य से 1 समय और उत्कर्ष से 6 आवली शेष रहने पर जो बीच का समय। एक मिनट, जघन्य से 1 समय उपसम सम्यक्त्व का, जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी में से किसी एक का साय का उदय आने पर यह गुण स्थान बनता है। हाँ, इस गुण स्थान का काल ना अंतर्मूर्त नहीं घटना चाहिए। मुझे तो याद यही आता है क्योंकि इसका अंतर्मूर्त काल मिश्र गुण स्थान का है। इसका सम्यक्त्व का उपशम का काल है। 6 आवली और 1 समय के अथवा 1 समय के बाद मिथ्यात्व का नियम से उदय आ जाएगा। शायद भी अच्छा यही है, हो सकता है मेरी भी भूल हो सकती है। तो ये 2 चीज मैंने आप लोगों को बताई। अब तीसरा गुण स्थान संतोष आंटी। सासादन गुण स्थान की तो मेन विशेषता तो आपने बताई नहीं। ये गुण स्थान, सासादन गुण स्थान सम्यक दर्शन, क्या सम्यक दर्शन को ही माना जाएगा। ये गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय से बनता है। ये गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय से बनता है। और सासादन गुण स्थान वाला जीव एक बार जो सासादन में चला गया तो वो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा ही। सासादन से ऊपर की ओर नहीं जा सकता है। ऊपर की ओर नहीं जा सकता तो शुरुआत ही की मैंने, क्योंकि नीचे उतरते समय ही है ये गुण स्थान। हाँ, दूसरी चीज है ना, इसमें मरण हो सकता है। इसमें मरण करने वाला जीव नियम से मतलब नरक में नहीं जाता है। सासादन गुण स्थान बढ़ती, बाकी आ सकता है। सासादन गुण स्थान से निकल तो सकता है नरक से, लेकिन नरक में नियम से नरक नहीं जाता। हाँ, चलिए ठीक है, चलिए आगे चलो। तीसरा गुण स्थान है मिश्र गुण स्थान। एक मिनट आंटी, एक मिनट। संतोष आंटी जो डिमापुर वाले हैं। ओके सॉरी आंटी, नाम सेम है ना। हाँ, सादर, सबको सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी को प्रणाम। ललिता जी को प्रणाम। मैं तीसरे गुण स्थान मिश्र गुण स्थान के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे से गलतियां बहुत होगी, मुझे क्षमा करें। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर जहाँ मिश्र रूप परिणाम होते हैं उसे मिश्र गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान में मरण नहीं होता है और न ही नई आयु का बंध होता है। इस गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। इस गुण स्थान में भाव ऐसे होते हैं जो न तो सम्यक्त रूप होते हैं और न मिथ्यात्व रूप होते हैं और दोनों रहते हैं, जैसे दाल और चावल का मिश्रित स्वाद। दूसरा, दही में गुड़ का होना, यानी खट्टा भी है और मीठा भी है। इस गुण स्थान में संयम नहीं होता है। मिश्र गुण स्थान वाला जीव ऊपर चढ़े तो अगर अच्छे परिणाम हो तो वह चौथे गुण स्थान में जा सकता है, और अगर परिणाम अच्छे नहीं है तो नीचे के गुण स्थान में गिरता है, क्योंकि इस गुण स्थान वाला जीव संयम को प्राप्त नहीं करता है। इस गुण स्थान का जीव का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। मिश्र गुण स्थान में पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जीव होते हैं। मिश्र का योग में तथापि मरण नहीं होता है, लेकिन लब्ध पर्याप्त जीवों का आयु बंध भी अपर्याप्त अवस्था में होता है और मरण भी होता है। इस गुण स्थान को जात्यांतर गुण स्थान भी कहते हैं। मिश्र गुण स्थान में जिस जीव के श्रद्धान और अश्रद्धान रूप परिणाम हो
उसे मिश्र सम्यक्त्व कहते हैं। मुझे तो इसके बारे में इतना ही मालूम है कि मिश्र गुण बहुत स्थान सारा में सब मरण कुछ नहीं। बोल दिया आपने। एक बात क्या बोली आपने, लब्ध पर्याप्तक कुछ बोला क्या? मैंने बोला मिश्र का योग में तथापि मरण नहीं होता है, लेकिन लब्ध पर्याप्त जीवों का आयु बंध भी अपर्याप्त अवस्था में होता है और मरण भी होता है। तो आप यहाँ ये समझे, आप मिश्र गुण स्थान को मिश्र का योग समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जबकि हाँ, मिश्र का योगी है ये। हाँ, तो ये मिश्र मिश्र का मिश्र योग का नहीं है, परिणाम है मिश्र यहाँ पर, है ना। काय तो हाँ, अदारी का योग है, जैसे हम लोग को भी मिश्र गुण स्थान हो सकता है संभवतः, तो काय तो अदारी की है, या देव में रहे तो वैकिरक है, नरक में रहे तो वैकिरक है। तो काय अच्छा तो है यही है, यहाँ यहाँ जो मिश्र है वो परिणाम है ना। इस लब्ध अच्छा। पर्याप्तक वाला कथन इसमें से आप निकाल दीजिए। बाकी आपने बहुत अच्छा कहा है, सब कुछ बता दिया आपने, बहुत अच्छा बताया। हाँ, धन्यवाद। चौथा गुण स्थान मंजू आंटी, कैलकाटा। से ललिता जी रोक देती हूँ। आवाज हाँ, आ रही है। चौथे गुण स्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें इस गुण स्थान वाले जीव के भाव में किसी भी व्रत लेने का भाव नहीं होता है। अब परंतु भाव नहीं, व्रत लेने का भाव न होने के बावजूद भी इस गुण स्थान वाले जीव के प्रसम, संवेग और अनुकंपा, अस्तित्व भाव हमेशा बना रहता है। यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय के कारण से वो व्रत नहीं लेता है और इंद्रिय विषयों में लगा रहता है, पर फिर भी उसमें आसक्ति उतनी ज्यादा नहीं रहती है। प्रसम मने समता का भाव रहता है, संवेग मने उसको संसार और भोगों से, संसार से डर लगाता रहता है, अनुकंपा मने दया का भाव, करुणा का भाव रहता है, और आस्तिक के मने देव शास्त्र गुरु पे उसको पूर्ण दृढ़ विश्वास रहता है। कभी कभी कोई अज्ञान के कारण उसका विश्वास छूट भी जाता है, तो कोई बता देता है तो वो तुरंत उस पे विश्वास कर लेता है। इसमें इससे अविरत सम्यक दर्शन में तीनों ही सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। औपसमिक, क्षायिक एवं क्षायोपसमिक, तीनों ही सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। तो पहले हम सबसे पहले औपसमिक सम्यक दर्शन को समझते हैं। औपसमिक सम्यक दर्शन में कोई सादी जीव या अनादि जीव 7 प्रकृति और 5 प्रकृति, इन दोनों का उपसम करके, पूर्ण रूप से उपसम करके आगे बढ़ता है और इस गुण स्थान में आता है। जब यह इस गुण स्थान में 4 अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन, इस 7 प्रकृतियों का या फिर 5 प्रकृति का उपसम करता है। इस और उसका जो परिणाम होते हैं वो बिल्कुल उस समय शुद्ध होते हैं, परिणाम अच्छे होते हैं। जैसे निर्मली से पानी शुद्ध हो जाता है, वैसा ही उनके परिणाम शुद्ध होते हैं, लेकिन उनकी सत्ता में अभी तक वो 7 प्रकृति बैठी रहती है। और इस औपसमिक सम्यक्तों का काल एक अंतर मुहूर्त, यानी एक आवली एक समय से ज्यादा और एक आवली एक समय 48 मिनट से कम का होता है। इस औपसमिक सम्यक में यदि तुरंत ही उसको वो हो जाता है, उसको मतलब व्रत लेने के भाव जाती है, वो व्रत ले लेता है, तो वो 5वें और 7वें गुण स्थान में भी जा सकता है। लेकिन यदि ये समय पूर्ण हो जाता है तो औपसमिक सम्यक्त्व में यदि सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो वो छायोपसमिक सम्यक बन जाता है। मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है तो वो तीसरे में चला जाता है। और यदि उसके वो अनंतानुबंधी कर्म के किसी भी प्रकृति का उदय आता है तो वो सासाधन गुण स्थान में आ जाता है। इस औपसमिक सम्यक दर्शन में जो प्रथमोपसम करने वाले जीव होता है उसके कभी भी मृत्यु नहीं होती है। और इस औपसमिक सम्यक, ये एक जीव औपसमिक सम्यक अपने जिंदगी में पल्य के असंख्य समय, जितने समय बार में वो कर सकता है औपसमिक सम्यक में। तो उसके बाद में चतुर्थ गुण स्थान में दूसरा सम्यक तो होता है क्षायोपसमिक सम्यक।
क्षयोग सम्यक सम्यक के लिए कहते हैं कि इसमें क्षय, उपशम और क्षय, उपशम और उदय तीनों ही होते हैं। इसका दूसरा नाम है वेदक सम्यक। तो वेदक सम्यक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो जीव उस समय सम्यक्त्व का वेदन करता है, क्योंकि इसमें सहयोग सम्यक का उदय रहता है, इसलिए वो सम्यक का वेदन सम्यक दर्शन का वेदन करता रहता है, इसलिए इसका नाम वेदक सम्यक भी पड़ता है। यह क्षयोग सम्यक सम्यक क्षय, अनंतानुबंधी की 4 कसाय और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों का वर्तमान काल में उदय होने वाली सर्वघाती प्रकृतियों का प्रकृतियों का उद्याभावी क्षय करता है और उन्हीं 6 प्रकृतियों का सद अवस्था उपशम करता है और सम्यक प्रकृति का उदय होता है। इस तरह यह क्षयोग सम्यक सम्यक बनता है। इस क्षयोग सम्यक सम्यक में क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकृति का उदय रहता है, इसलिए चल मल और अगाढ़ दोष लगता रहता है। ये क्षयोग सम्यक सम्यक वाला जीव 5वें या 7वें गुण स्थान तक आगे जा सकता है। क्षयोग सम्यक में यदि कृत वेदक होता है तब वो खाली अपर्याप्त अवस्था में ले जा सकता है, नहीं तो क्षयोग सम्यक तो हमेशा छूट ही जाता है। क्षयोग सम्यक दृष्टि जीव यदि लगातार सम्यक्त्व का वो करता है तो, अच्छा मैंने बता दिया ये तो। हाँ, इसके बाद आता है क्षयोग सम्यक सम्यक बाद में आता है क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी की 4 और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। एक तरह से क्षय बोलते हैं, लेकिन इसमें अनंतानुबंधी कर्मों का भी संयोजन ही होता है। इस क्षायिक सम्यक्त्व को साधी अनंत सम्यक्त्व भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा ये एक बार होने के बाद में छूटता कभी नहीं है और सिद्धालय में भी ये बना रहता है। सिद्धालय में सिद्ध प्रभु के बना रहता है, अनंत काल तक रहता है, इसलिए इसको साधी अनंत करता है कहते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायोग सम्यक जो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसी के ही क्षायिक सम्यक होता है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव सभी ऊपर के गुण स्थानों में जा सकता है और इसका काल होता है कि ये क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 भव तक ही रह सकता है, उसके बाद में नियम से ही ये मोक्ष जाता है। इस प्रकार हमने ये तीनों सम्यक दर्शन के बारे में ये जुना, जो कि अविरत सम्यक दर्शन सम्यक्त्व में होता है। ये जो अविरत सम्यक दर्शन चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों को हो सकता है, और यदि एक बार भी इन तीनों सम्यक दर्शन में यदि चौथे गुण स्थान में जीव आ जाता है तो वो नियम से ही अर्धपूर्वकल परावर्तन तक इस संसार में रहेगा और उसके बाद में जरूर से जरूर ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए हम सब यही भावना भाते हैं कि इन सब को सीख कर हम भी इस सम्यक को प्राप्त करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। जय जय। बहुत अच्छा, बहुत लंबा बोला, इतना बहुत अच्छी बात है। यद्यपि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब उसका ध्यान में भी नहीं रहता है। वैसे आपने करीब करीब सही ही बोला है। थोड़ा सा जब बता ही रहे थे तो ये और बताना था कि ये एक दिन में हजारों बार छूटता है और होता है, और अगर लगातार रहे तो 66 सागर रहता है, और उसके बाद अगर एक अंतर्मुहूर्त काल के बाद वापस 66 सागर रह सकता है। 3 विवक्षा इसकी, एक दिन में हजारों बार छूटता होता है, लगातार रहे तो 66 सागर भी रह सकता है, और अगर किसी जीव के बने ये 66 सागर में अगर मोक्ष नहीं जा रहा किसी कारण से, तो अंतर्मुहूर्त के लिए ये उस गुण स्थान से हटता है, वापस 66 सागर इसको हो सकता है। बाकी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, बहुत अच्छा बताया। 3 सम्यक को बताना आसान नहीं था, आपने तीनों बताया, बहुत अच्छी बात है। 5वां गुण स्थान हीरा आंटी।
सबको जय हिंद। ललिता जी प्रणाम। ललिता जी ने तो सागर जितना जो है सब बताया, हम लोग उसी में से एक एक बूंद क्या पता ग्रहण कर पाए हैं क्या, उसी आधार पे मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी तक तो सबने बहुत अच्छा बोला है, बिल्कुल बहुत अच्छा। मतलब आप लोगों ने याद किया है चीजों को, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भ्रम बना हुआ था कि पता नहीं कोई कुछ कर रहा है कि नहीं, लेकिन आज मुझे सुन के लग रहा है कि नहीं, लोगों ने ग्रहण किया। आपके लिए सरप्राइज था आज, ये चौंकाने वाली बात थी आपके लिए। हाँ, एकदम। अच्छा, पांचवा गुण स्थान, हाँ, देश विरत गुण स्थान पांचवा गुण स्थान होता है। उसमें अप्रत्यय ज्ञान वर्ण के कसायों का अनुदय रहने से त्रस हिंसा रूप माने व्रतों का भाव आता है, लेकिन कुछ अंश में व्रत के भाव आते हैं, कुछ अव्रत के भाव रहते हैं। इस वजह से इसको सहमा संयम और विरिता विरत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें त्रस जीवों की हिंसा का भाव तो त्याग तो रहता है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग के इसमें नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें 11 प्रतिमाधारी भी इसी इसमें आते हैं। संयम में धारण करने के कारण जल व वायु इनका जो विराधना होती है, जैसे वो कुछ कुछ उनके से होती रहती है जैसे, इसलिए इसे विरता विरत। और माता जी लोग महाव्रत ऐसे पालन करती है, लेकिन माता जी आर्यिका को भी इसी पंचम गुण स्थान में कहा जाता है कि पंचम गुण स्थान व्रती है कि, लेकिन वो महाव्रत का जब तक की पालन करती है। ऐसे इस गुण स्थान वाले 12 व्रतों का पालन करते हैं। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 इस गुण स्थान वाले। और माता जी लोग 5 महाव्रत का पालन करती है, लेकिन उनका गुण स्थान ये देश विरत गुण स्थान ही बताया जाता है। और इस गुण स्थान में हिंसा का त्याग, त्रस हिंसा का त्याग तो पूरा रहता है, लेकिन स्थावर हिंसा का त्याग नहीं हो पाता है। तो इसलिए कुछ अंशों में त्याग, कुछ अंशों में त्याग नहीं होने से इसको वीरता विरत संयमा संयम भी कहा जाता है। ये 5वां गुण स्थान है। अब मैं इतना ही बोल सकती हूँ इसके बारे में, तो आप आगे आप बता दीजिए। बहुत अच्छा, एकदम संक्षेप में और बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल एकदम सही। 6ठा गुण स्थान मंजू आंटी जयपुर। ललिता जी तो हो कृपाएं लगी। यह 6ठा गुण स्थान है। जैसे कि इसके नाम में ये बताया कि प्रमत्त विरत, प्रमत्त यानी प्रमाद, विरत मतलब त्यागी, यानी हिंसादि 5 पापों का यहाँ आके पूर्ण त्यागी हो जाता है। और लेकिन प्रमाद का प्रबल उदय होता है। प्रमाद का प्रबल उदय इस सेंस में कि यहाँ प्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम हो चुका होता है। सर्वघाती स्पर्धक उसके उदय में नहीं आ रहे हैं, पर संज्वलन कषाय का यहाँ तीव्र उदय रहता है। इस कारण निर्ग्रंथ मुनि होते हुए भी उनके संज्वलन कषाय के कारण कुछ संयम में दोष लगते रहते हैं। और यहाँ सकल संयम हालांकि प्रकट हो गया है, किंतु जो संज्वलन कषाय का तीव्र उदय है उसके प्रमाद से ये गुण स्थान बनता है, इसलिए इसे प्रमत्त संयत गुण स्थान कहते हैं। ऐसा हमने धवला की पुस्तक नंबर 1 के पेज नंबर 176 में पढ़ा था। इस गुण स्थान वाला जीव हालांकि निर्गंत्र मुद्रा धारण किया हुआ होता है, हिंसादि 5 पापों से पूर्ण विरत होता है, 28 मूल गुणों का भी निर्दोष पालन करता है। दरअसल यह गुण स्थान चढ़ते वक्त होता ही नहीं है, उतरते वक्त होता है। जब किसी व्यक्ति के दीक्षा लेने के भाव आते हैं तो पहले सीधा 7वें गुण स्थान में जाएगा, वहां से इस गुण स्थान में आता है। नियम से उसको आना पड़ेगा। जो निरतिशय जब तक रहता 7वें गुण स्थान में, तब तक वो 6ठे और 7वें के बीच में ही डोलते रहता है। और इससे निकलने के तो कई मार्ग हैं, पर यह आएगा इसमें 7वें से 6ठे में ही निकल के यहाँ से जीव 7वें में भी जा सकता है, और अगर गिरा तो 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले सब में आ सकता है। पर यार विशुद्धि संयम इसी गुण स्थान में होता है। इस गुण स्थान वर्ती मुनि 7वें 6ठे में झूलते रहते हैं। और एक दरअसल आहार के वक्त गमनागमन की क्रिया करते हैं या किसी धर्म चर्चा के में व्यस्त होते हैं मुनि, तो 7वें से इस गुण स्थान में वो आ जाते हैं, लेकिन वापिस उनके अंतर्मूर्त के अंदर ही वो वापिस 7वें में चले जाते हैं। इस तरह इसमें
सातवें छठे में मुनि जब तक वो सातिशय में नहीं आते तब तक इन दोनों के बीच में ही डोलते रहते हैं। इस गुण स्थानवर्ती मुनि के इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा चिंतन, ये 3 अर्थ ध्यान संभव है। कोई भी अपने आचार्य की या अपने संघ के कोई मुनि का अगर देवलोक गमन हो गया तो इनको इष्ट वियोग का भी इनको चिंतन हो जाता है, कभी अनिष्ट संयोग का भी अनुभव होता है, और अगर शरीर में बहुत वेदना है तो पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान भी हो सकता है। अदरवाइज जबकि ये मुनि होते सकल संयम के धारी ही होते हैं। क्या बोलूं? बहुत सुंदर। एक बात और ऐड करनी थी, आहारक पुतला भी इसी गुण स्थान में निकलता है। दूसरा, जब आपने 3 कि चौथे गुण पहले से 5वें गुण स्थानवर्ती के जो अर्थ ध्यान हो रहे हैं उस सीमा वाला नहीं है, वैसा नहीं है। यहाँ बताया गया है उपचार से है, पर मुनि के वैसा नहीं है। हम लोग क्या समझ लेते हैं, जैसे हम लोग हाय हाय करते हैं वैसे मुनि भी करते हैं, तो वैसा नहीं होता। उसकी तारतम्यता बतानी बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि बहुत से लोग पहली बार सुन रहे हैं, वो इस चीज को बैठ लेंगे कि हम लोग जैसे रोते हैं अपनी बहन बेटी के जाने से, बेटी के जाने से, वैसे मुनि महाराज भी शिष्य के जाने से रोते होंगे। तो ये तारतम्यता अवश्य, जहां भी इस तरह की तारतम्यता आती है, आप लोग सबको तारतम्यता जरूर बताएं, क्योंकि बहुत से नए लोग हैं बहुत। लेकिन बहुत आपने, मतलब इसमें तो 4 लाइन, आपने तो 1 पेज बोला होगा। बहुत बहुत अच्छा बोला, सारी चीज आपने बोल दी भाई। इतना याद करके बोलना बहुत बड़ी बात है। मैं सोचती हूँ मैं बोलती हूँ, देखिए आप लोग सब कितना बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग बोल ही नहीं पाते, कुछ सोचते वो भी नहीं निकलता है। 7वां गुण स्थान, सुमन आंटी। जय जिनेन्द्र ललिता जी, सभी को जय जिनेन्द्र। 7वां गुण स्थान है अप्रमत्त गुण स्थान। ये किन जीवों के होता है, जिनके संज्वलन और नौ कसाय का मंद उदय होने से जिन मुनियों के सकल संयम हो जाता है, उनके ये गुण स्थान होता है। अब पहले हम ये देखें संज्वलन कसाय है, वो जल की रेखा के समान है। ये कसाय बहुत जल्दी मिट जाती है। और जो नौ कसाय है, वैसे तो नौ कसाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है। लेकिन ये 9 कसाय, ये 9 गिनती में है, ये वो 9 कसाय का यहाँ तात्पर्य नहीं है। यहाँ तात्पर्य है किंचित कसाय, ईशत कसाय। ईशत यानी एकदम अल्प, जो अन्य कसायों के साथ ही उदय में आती है और अन्य दूसरी कसायों के साथ ही नष्ट हो जाती है। इन 9 कसायों का कोई अलग से कोई उदय नहीं होता है। और इस गुण स्थान के 2 भेद हैं, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान जो है वो अप्रमत्त गुण स्थान है, वो इसमें मुनि 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि झूले की तरह, मतलब कभी उनका 6ठा गुण स्थान बनता है, कभी उनका 7वां गुण स्थान बनता है। जैसे मुनि यदि दीक्षा लेते हैं, कोई मुनि यदि दीक्षा ले रहे हैं, तो दीक्षा के समय इतने परिणामों की विशुद्धता होती है कि जो वो कपड़े उतार के फेंकते हैं तो उनका निश्चय से 7वां गुण स्थान बनता है। और कभी कभी ये भी सुनने में आया है कि जब मुनि महाराज आहार लेते हैं तो अपनी अंजुली को बंद करके एकदम ध्यानस्थ हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, तो उन समय भी वो 7वां गुण स्थान उनका हो सकता है। इस तरह ये स्वस्थान वाले 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते हैं। लेकिन सातिशय गुण स्थान श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होता है, श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होता है। और ये श्रेणी किसे कहते हैं, जब मतलब कोई चरित्र का उपशम करने के लिए श्रेणी मानते हैं, तो वो उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला जीव है वो 7वें से 11वें गुण स्थान में जाता है, लेकिन नियम से नीचे गिरता है। लेकिन छपक श्रेणी वाला जीव नीचे नहीं गिरता है, वो 12वें 13वें 14वें करके ऐसे मोक्ष को प्राप्त होता है। इस तरह इसमें अध्याकरण, इस गुण स्थान को अध्याकरण गुण स्थान भी कहते हैं। मतलब अनुकृष्टि दिखाने वाली, ऊपर नीचे के जीवों में परिणाम में सादृश्य दिखाने वाली अनुकृष्टि की रचना भी इसी गुण स्थान में होती है। अध्याकरण, इसको अध्याकरण गुण स्थान बोलते हैं क्योंकि इसमें एक समय चढ़ने वाले और भिन्न समय चढ़ने वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे कोई जीव यदि बाद में चढ़ा है तो उसके परिणाम पहले वाले जीव के परिणाम से ज्यादा विशुद्ध भी हो सकते हैं। इस तरह इसमें
सम समवर्ती और भिन्न समवर्ती जीवों के परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं। और इस गुण स्थान में इस श्रेणी वाला 7वां गुण स्थानवर्ती जीव 3 गुण स्थान को प्राप्त होता है। 8वां, 6ठा और मरण की अपेक्षा देवगति संबंधी 4था गुण स्थान प्राप्त होता है। लेकिन यदि उपसम श्रेणी वाला है तो वो 7वें से 8वां, 9वां, 10वां जाएगा, 10वें से 11वें में जाएगा, लेकिन 11वें से वो नियम से नीचे आएगा। लेकिन छपक श्रेणी वाला श्रेणी आरूढ़ी होगा, वो नीचे नहीं आएगा। बहुत अच्छा पूरा वर्णन किया आपने, सबको याद हो गया गुण स्थान बहुत बढ़िया से। जिनको कौन सी आंटी वो कौन बोल रही थी, उनको आ रहा ना सारा समझ में? देखो एक ही दिन में सारे गुण स्थान कितनी बढ़िया से समझ लेंगे। 8वां गुण स्थान सरिता आंटी, चेन्नई। प्रणाम ललिता जी। पूरा प्लानिंग कर रखी है तुम। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। मैं बोल रही हूँ 8वें गुण स्थान अपूर्वकरण गुण स्थान के बारे में। सर्वप्रथम अपन अपूर्वकरण का नाम का अर्थ समझते हैं। अ माने नहीं, पूर्व माने पहले, करण माने परिणाम। ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए हैं। इस तरह इस गुण स्थान में हमेशा नए नए परिणाम होते हैं, यानी अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होते हैं। यह गुण स्थान सातिशय अप्रमत्त अवस्था समय अपूर्व अपूर्व यानी नए परिणाम होते हैं। यह परिणामों की विशुद्धि का वेग बढ़ता ही रहता है। यह समसमयवर्ती जीवों के परिणाम, यहाँ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के नियम से भिन्न ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ललिता जी ने हमको उदाहरण दिया था कि एक मुनि 8 बजे आरोहण करता है और एक मुनि अगर 8:30 बजे आरोहण करते हैं तो दोनों के परिणामों में भिन्नता ही रहेगी, लेकिन दोनों के परिणाम समान भी हो सकते हैं। एक की विशुद्धि बढ़ के दोनों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर भिन्न समयवर्ती होंगे तो असमान ही होंगे, लेकिन अगर एक समय में चढ़े हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो भिन्न समय में चढ़े हैं, अगर एक 8 बजे चढ़ा, एक 8:30 बजे चढ़ा है तो दोनों के परिणामों में भिन्नता ही होगी, यह निश्चित है। और अगर दोनों एक समय में चढ़े हैं तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं, विशुद्धि समान भी बढ़ सकती है और असमान भी बढ़ सकती है। इस गुण स्थान में कोई अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। इसमें 4 आवश्यक कार्य होते हैं जिसे हम इन्हें प्रयोजन भूत कहते हैं। जैसे पहला है गुण श्रेणी निर्जरा। गुणित रूप से आगे आगे के समयों में कर्म परमाणुओं का झड़ना। जैसे अगर पहले समय में 10 कर्म परमाणु उदय में आए तो दूसरे समय में 10 असंख्यात गुण आएंगे, तीसरे समय में 10 असंख्यात गुण आएंगे। इस तरह असंख्यात गुण निर्जरा इसमें होती रहती है। सत्ता के कर्मों की प्रथम समय में जितनी दूसरे आदि समयों में होना ही गुण श्रेणी निर्जरा है। और इसमें अशुभ कर्मों का रस भी मंद पड़ जाता है। जो अशुभ कर्म पहले बंधे हुए हैं उनका रस भी मंद पड़ जाता है और शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकृति में यह गुण स्थान घटता है। संयम होने पर ही निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती है। जैसे प्रतिमा आदि लेने से, इस तरह संयम होने से ही यह गुण श्रेणी निर्जरा होती है। लेकिन एक बात इसमें खास ध्यान देने योग्य है कि इसमें क्षय नहीं होता, पूर्ण क्षय नहीं होता है, एक देश निर्जरा होती है। कोई भी कर्म का पूर्ण क्षय नहीं होता, एक देश निर्जरा होती है। अब दूसरा पॉइंट आता है गुण संक्रमण। इसमें परमाणु प्रदेश अन्य प्रकृति रूप में बदल जाते हैं, जैसे कि असाता साता में बदल जाती है और अशुभ कर्म शुभ कर्म में बदल जाते हैं। और तीसरा इसका आवश्यक कार्य है स्थिति खंडन या स्थिति कांडक घात। इसमें कर्मों का स्थिति सत्व कम हो जाता है। मोहनीय कर्म की जो 21 प्रकृतियां सत्ता में पड़ी हुई है उनका उपशम या छपन हो जाता है, यानी एक देश निर्जरा होती है, वे संपूर्ण नष्ट नहीं होते हैं। चौथा इसका है अनुभाग खंडन या अनुभाग कांडक घात। अनुभाग खंडन का अर्थ हुआ फल का वेदन। अनुभाग खंडन का फल का यानी कि जो कर्म बांधे हैं अपन ने, उनकी जो कर्म देने की फल की शक्ति है
वो कम, उनकी तीव्रता कम हो जाती है। कर्मों के अनुभाग के ऊपरी अंश को खरोंच कर नष्ट कर दिया जाता है। इसके द्वारा कर्मों का अनुभाग सत्व कम हो जाता है। सत्ता में कर्मों के अनुभाग का समूह रूप में घटना होता है, एक एक करके नहीं, समूह रूप में इनका घटना होता है। इस गुण स्थान की कुछ मुख्य विशेषताएं मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस गुण स्थान में उपशम या क्षायिक दोनों में से एक सम्यक्त्व होता है। इस गुण स्थान में उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव का यदि मरण होता है तो वह नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है। साधक प्रत्येक समय में अपूर्व अपूर्व परिणाम प्राप्त करता है। चौथा, इस गुण स्थान से श्रेणी का शुभारंभ होता है, यानी श्रेणी इसी गुण स्थान से शुरू होती है। और श्रेणी दो प्रकार की होती है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। छपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव का कभी मरण नहीं होता है। इस गुण स्थान के प्रथम भाग में भी मरण नहीं होता है। जो साधक उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वे नियम से नीचे गिरते हैं, लेकिन जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं वे नीचे नहीं गिरते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें किसी भी कर्म प्रकृति का उपशम या क्षय नहीं होता है, एक देश निर्जरा ही होती है। 10वां, कम से कम एक समय व अधिक से अधिक 6 माह ऐसा भी समय हो सकता है जबकि इस गुण स्थान में कोई भी जीव इस धरती पर नहीं हो। यह मेन पॉइंट। इस गुण स्थान में 9वें व 7वें गुण स्थान में भी जीव जा सकते हैं। चढ़ने की अपेक्षा 9वें में जाएंगे और गिरने की अपेक्षा 7वें में आ जाएंगे। इस गुण स्थान में इसका जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। इस गुण इसलिए अपूर्व द्वितीयोपशम सम्यक्त्व श्रेणी का आरोहण द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सहित भी होता है। इसलिए अपूर्वकरण गुण स्थान में उपशम श्रेणी की अपेक्षा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व भी घटित हो जाता है। प्रणम्य सागर जी मुनि महाराज के द्वारा बताया हुआ एक छंद मैं इस गुण स्थान के बारे में बोलना चाहती हूँ। उपशम श्रेणी और छपक पर चढ़ते अलग अलग साधक, छपक प्राप्त कर लेता मंजिल, उपशम तो आगे बाधक। समय समय अति शुद्ध भाव से भाव निराले प्रतिपल है, नाम अपूर्व करण इसका है, राग भाव ही कारण है। प्रणाम दीदी। एक समय आपने कहाँ से कहा? प्रणम्य सागर जी ने बताया है क्या? इस गुण स्थान का समय कम एक क्या जघन्य से एक समय और क्या एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। किसने बताया? ये किताब में पढ़ा था। ये प्रणम्य सागर जी नहीं, गलत है। प्रणम्य सागर जी का तो खाली ये छंद दिया हुआ है। एक समय किसी भी गुण स्थान का समय नहीं है, सबका अंतर्मुहूर्त है। और अंतर्मुहूर्त एक आवली एक समय से तो शुरू ही होता है। अच्छा, किसी ने अंतर्मुहूर्त बताया था, शायद मुझे अब याद आ गया, इसलिए मैं बोल देती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने सुना है, मान्यता गलत हो जाएगी। अंतर्मुहूर्त एक समय एक आवली एक समय से शुरू होता है। और किसी ने मतलब अंतर्मुहूर्त का विवेचन करते समय किसी ने कहा था 48 मिनट में एक आवली कम, 48 मिनट में एक समय कम। ठीक है, एक आवली एक समय से अंतर्मुहूर्त शुरू होता है, 48 मिनट में एक समय कम। ठीक है, ये जो भी अगर कोई समझे हो ध्यान रखेंगे। 48 मिनट में एक समय कम। हाँ, एक समय कम। और बोला था मैं उस समय नहीं बोल पाई, याद नहीं आया, कोई आवली बोल दिए थे, मुंह से भी निकल जाती भाई। मैं तो योजन का सागर का योजन बोल देती हूँ तो मुंह से भी निकल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छा बोला। मेरी समझ में एक समय वाली चीज तो शायद तो गलत होना चाहिए। और जब आप आज बोले हैं तो मैं और खोजने की अभी तक मैंने तो कहीं भी नहीं सुना। सभी गुण स्थानों का समय अंतर्मुहूर्त है, जो भी श्रेणी चढ़ने वाले का, और सभी का मिला के भी अंतर्मुहूर्त है। और एक समय अंतर्मुहूर्त में एक समय नहीं आ सकता है। आवली एक समय आ सकता, एक आवली एक समय तो आ सकता है, लेकिन खाली एक समय नहीं आ सकता है ना। एक समय वाली चीज और आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या है, पर मेरी समझ में ठीक नहीं है। स्थान शालुदी। जय जिनेंद्र ताऊ जी, ताई जी, जय जिनेंद्र मम्मी पापा, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू अनी, तुमने मुझे मौका दिया, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ।
आज हम चर्चा कर रहे हैं 9वें गुण स्थान की, जिसे हम अनिवृत्तिकरण गुण स्थान या बादर संप्राय गुण स्थान के नाम से जानते हैं। अनिवृत्ति का सबसे पहले मतलब समझे। निवृत्ति मीन्स भेद, अ मीन्स नहीं, तो अनिवृत्ति मीन्स हो गया जिसमें भेद नहीं है, मीन्स जिसमें परिणामों या भावों की विशुद्धि में भेद नहीं है। यह वह गुण स्थान है जिसमें एक समयवर्ती समान जीवों के, जैसे जो जीव एक समय पे चल रहे हैं, उनके परिणामों में समानता रहेगी, और जो भिन्न समयवर्ती जीव है उनके परिणामों में असमानता रहेगी। एक समयवर्ती जीवों के बाहर रूप से, जैसे शरीर की अवधारणा हो या लेशिया हो या ज्ञानावन्य कर्म का क्षयोपशम हो, उसमें भिन्नता पा सकती है। जैसे कि ताईजी ने उदाहरण दिया था, बाहुबली भगवान की अवधारणा 525 फीट है और महावीर भगवान की 7 फीट है, उनके उसमें अंतर है, बट अतरंग परिणामों की विशुद्धि सेम होगी, क्योंकि समान समावर्ती जीवों की परिणामों की विशुद्धि इसमें सेम होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में असमानता क्यों होती है। ये इसलिए होती है कि इसमें एक समय में एक ही परिणाम होगा। जैसे जो समान टाइम में चढ़े तो उनका परिणाम हो गया, अब जो दूसरे टाइम में चढ़ेंगे तो उनके परिणाम भिन्न होंगे, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में असमानता रहेगी। अब हम देखेंगे कि इसको बादर संप्राय हम क्यों बोलते हैं। बादर संप्राय इसलिए बोलते हैं कि जब इस गुण स्थान के प्रवेश में जो कसाएं होती है काफी बादर रूप में रहती है। बादर में स्थूल, मोटा, स्थिति और अनुभाग जो होता है उनका काफी स्थूल मतलब मोटा होता है, और इस गुण स्थान के अंत होते होते वो उसमें स्थिति कांडक घात होते होते वो स्थूल रूप में हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, काफी पतला हो जाता है, और अंत में वो 10वें गुण स्थान में एंटर करता है। तो मीन्स कि इस गुण स्थान में स्टार्टिंग में कसाएं काफी बादर रूप में रहती है, मोटे रूप में रहती है, और बाद में उत्तरोत्तर क्षीण होते जाती है। और इस गुण स्थान में चारित्र मोहनीय प्रकृति की स्थिति और अनुभाग जो होता है ये धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। इस गुण स्थान में चारित्र मोहनीय की प्रकृति का क्षय होता है, और ये जो करण का ये तीसरा रूप है, इस गुण स्थान में आने के बाद लौट नहीं सकते हैं। इसका एक बताए थे कि इसमें लौटना नहीं होता है, और इसमें जो होता है टाइम जो होता है उत्तरोत्तर कम होता जाता है। जैसे अधः पर उसमें 10 मिनट लगा तो अपूर्व में 5 मिनट लगेगा, तो इसमें 2.5 मिनट ही लगेगा, लेकिन परिणामों की विशुद्धि जो होती है वो बढ़ती जाएगी। बस इतना ही मुझे पता है। बहुत सुंदर। मेन बात इसने जो ये बताई कि आगे के गुण स्थानों का समय तो छोटा है परंतु विशुद्धि दुगनी है। अच्छा, एक चीज आपने सालू बताया, लेस्या बेटा अंदर के परिणामों को कहते हैं, है ना, इसलिए लेस्या में भिन्नता नहीं पाई जाएगी। लेस्या है जो विशुद्धि स्थानों को बताता है। लेस्या क्या है, जैसे गुण स्थान क्या है, थर्मामीटर हमारे परिणामों को बताता है, उसी तरह से लेस्या भी परिणामों को बताती है, और इसलिए लेस्या इन लोग की सबकी एकदम एक समान होगी, 1 डिग्री वाली होगी। शरीर की अवगाहना, शरीर का रंग, शरीर का गोत्र ये अलग अलग हो सकता है, परंतु लेस्या मतलब परिणाम, क्योंकि जैसी लेस्या हमारी शुक्ल लेस्या होती है तो हमारी शुक्ल लेस्या जैसे परिणाम होते हैं, हमारे कृष्ण लेस्या होती है तो हमारे परिणाम वैसे होते हैं। यहाँ लेस्या भी सबकी एक जैसी पाई जाएगी। ठीक है, लेस्या मतलब परिणाम होता है। और इसमें आपको ये भी बोलना था कि ये गुण स्थान कौन कौन प्राप्त करता है, तो द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि और छपक सम्यक दृष्टि। जो छपक श्रेणी चढ़ता है वो भी प्राप्त करता है, जो उपसम श्रेणी चढ़ता है वो भी प्राप्त करता है। अंतर क्या है, उपसम श्रेणी वाला 21 प्रकृति को उपसम करता है, और छपक श्रेणी वाला 21 चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का क्षय करता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये दोनों चीज भी इसमें बताना है अपने लोग को। बहुत अच्छा, तुमने ये बात बहुत अच्छा बताई कि परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्ध हो रहे हैं, समय कम लग रहा है। मुख्य बात इस गुण स्थान की सबसे मुख्य बात यही है। बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर बताया। मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगता मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं तो लगता मेरी मेहनत तो नगण्य है। सभी आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, इसमें हनी ने सबको बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छा है। 10वां गुण स्थान त्रिशला आंटी। ऐसे थोड़ी बेटी बना रखे
हर किसी को थोड़ी बनाएंगे। जय जय ललिता दीदी। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सूक्ष्म संप्राय, ये 10वां गुण स्थान है। इस गुण स्थान में मात्र सूक्ष्म लोक कसाय का ही उदय मात्र शेष रहता है। स्थूल अथवा बाधक कसाय के नष्ट हो जाने से आत्म अनुभव भी लहराता है। इसे सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान कहते हैं। सांप्राय का अर्थ होता है कसाय। कसाय का अत्यंत सूक्ष्म हो जाना, अर्थात अप्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान रूप में, प्रत्याख्यान का संज्वलन रूप में परिवर्तित होकर संज्वलन क्रोध का मान में परिवर्तित और मान का माया में परिवर्तित और माया सूक्ष्म लोभ में संक्रमण हो जाता है। बादर लोभ कसाय का अभाव तो 9वें गुण स्थान में ही हो जाता है। 10वें में तो मात्र सूक्ष्म लोभ रह जाता है। कसाय की इस सूक्ष्म अंश अवस्था का नाम ही सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान है। नेमिचंद सिद्धांत देव ने सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान की परिभाषा इस प्रकार से दी है। दुर्लभीय कौसंबी वस्त्र की सूक्ष्म लालिमा के समान सूक्ष्म लोभ का भेदन करने वाले उपसमक या चप्पक जीवों को यथाख्यात चायत से किंचित न्यून वितराग परिणामों को सूक्ष्म सांप्रायिक कहते हैं। कौशाम्बी वस्त्र लाल रंग का होता है। उस वस्त्र को पानी में धोने पर लालिमा कम हो जाती है। उस धुले हुए कौशाम्बी वस्त्र की लालिमा की तरह सूक्ष्म लोभ परिणाम है। अब सूक्ष्म लोभ कसाय कर्म के उदय से महामुनिराज को अबुद्धि पूर्वक उत्तरोत्तर सूक्ष्म लोभ परिणाम होते रहते हैं। श्रेणी की अपेक्षा से इसके दो भेद हैं, उपसम सूक्ष्म संप्राय और छपक सूक्ष्म संप्राय। सम्यक की अपेक्षा से उपसम सूक्ष्म संप्राय वर्ती द्वितीय उपसम सम्यक या छायक सम्यक दोनों में ही हो सकता है। छपक मुनिराज जो छपक मुनिराज होते हैं उनको केवल एक छायक सम्यक दर्शन ही होगा और चायत की अपेक्षा से सूक्ष्म संप्राय में उपसमक के औपसामिक चरित्र होता है और छपक को छायक चरित्र ही होता है। और समय जगन्य काल में अगर मरण की अपेक्षा लें तो एक समयवर्ती भी हो सकता है और उत्कृष्ट काल यथा योग्य एक अंतर्मुहूर्त, जैसा भी मतलब उसमें समय रहेगा। गमन ऊपर की ओर उपशांत मोह में उपसमन सूक्ष्म संप्राय करने वाले गमन करते हैं और नीचे की ओर नव में गमन कर सकते हैं जो उपसमक वाले होते हैं। छपक सूक्ष्म संप्राय वाले उपशांत में नहीं जाते, ऊपर क्षीण मोह बारहवें में ही जाते हैं और वे नीचे 9वें आदि किसी भी गुण स्थान में नहीं जाते। छपक सूक्ष्म संप्राय उपशांत में नहीं जाते। इसमें 17 प्रकृतियों का तो बंध होता है और 103 प्रकृतियों का इसमें अबंध है और 16 प्रकृति इसमें बंध विच्छुति होती है। 16 प्रकृति की बंध विच्छुति होती है। अष्टम व 9वें गुण स्थान अनंत गुणी विशुद्धि आदि आवश्यक कार्य तो इसमें सतत होते ही रहते हैं। अष्टम व 9 बंद होने का यह अंतिम गुण स्थान है। क्षीण मोह गुण स्थान या ऊपर के गुण स्थानों में मोह भाव का नाश होने से बंद नहीं होता, मात्र एक साता वेदनी का एक समय वाला बंद योग की वजह से योग या ऊपर के गुण स्थानों में होता है। मोह भाव का नाश हो जाता है और एक समयवर्ती बंद जो है वो योग की अपेक्षा से रहता है, मात्र एक साता वेदनी का ही इसमें रहता है, वो सहयोग के पर्यंत। इस सूक्ष्म संप्राय नाम के 10वें गुण स्थान पर्यंत सभी गुण स्थान संप्राय सहित है, मतलब कसाय सहित है। इसमें जो है यही मैं बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोले। एक चीज ये बताएं कि इसमें आप लोगों ने कृष्टि नहीं बताई एक तो। ये तो 14 आप लोग 14 गुण स्थान का, क्योंकि कुछ नए लोग हैं तो थोड़ा सा मैं कृष्टि भी बता दूंगी। स्थिति अनुभाग भी थोड़ा सा क्या होता है, स्थिति कांडघात अनुभाग का होगा, इसका विवेचन हम 14 गुण स्थान के बाद कर देंगे। ये चीज बढ़िया से समझने की है इसमें। और बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत ही सुंदर बताया आपने। मरण, क्या आपने कहा, मरण की अपेक्षा एक समय है, कुछ ऐसा कहा क्या? मरण की अपेक्षा हाँ एक समय, हाँ। मैंने बताया, ये बताया, हाँ। मैंने कहा इसमें मरण की अपेक्षा एक समय घटेगा, बिल्कुल किसी भी गुण स्थान का घटेगा एक समय। मरण की अपेक्षा किसी भी गुण स्थान का एक समय घटेगा, लेकिन बिना मरण की अपेक्षा गुण स्थान का समय अंतर्मुहूर्त है। दूसरा चीज यहाँ सूक्ष्म संप्राय इसका नाम, एक तो आप सूक्ष्म बोले तो उसमें 6 पूरा हो रहा है। जो भी लोग बोलते हैं सूक्ष्म, अपने को शुद्ध कर ले, सूक्ष्म है, सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म में 6 पूरा हो जा रहा है ना, सूक्ष्म। सूक्ष्म संप्राय क्या चीज यहाँ पे सूक्ष्म है, तो यहाँ लोभ कसाय अत्यंत सूक्ष्म होकर के सूक्ष्म बची है। इतनी सूक्ष्म बची है कि कहा जाता है कि कर्म के उदय से कर्म का बंध होता है।
यहाँ शिष्य ने पूछा नेमिचंद आचार्य से कि यहाँ आप कसाय का उदय बता रहे हैं और आगे आप केवल ज्ञान कराने वाले हैं, यहाँ तक तो कषाय बन रही है। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि ये इतनी सूक्ष्म है कि इसमें ताकत ही नहीं है नए कसाय का बंध कराने का। इस गुण स्थान की ये विशेषता कि लोभ उदय में रहते हुए भी इतना कमजोर रहता है कि लोभ का बंध नहीं। सांप्राय माने लोभ होता है ना, सांप्राय माने कषाय भी होती है, यहाँ मीनिंग लोभ निकलेगा। तो सूक्ष्म लोभ का उदय है वहां पर मुनि महाराज के, उदय होते हुए भी लोभ का बंध नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है? उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो नए कर्म का नवक समय प्रबद्ध वो बंध कराए, अतः वहां पर किसी कसाय का बंध नहीं होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इतना आप लोग बोल रहे हैं एक साथ में। 11वां गुण स्थान जेटी अंकुल। ललिता दीदी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। और मैं ये खुद को भाग्यवान इसलिए समझ रहा हूँ कि करीबन अपने स्वाध्याय ग्रुप में 60 विद्यार्थी है और मेरे ख्याल से सबसे जूनियर मैं हूँ, सबसे लास्ट में ज्वाइन मैं हुआ हूँ, और फिर भी मुझे हनी के वजह से ये प्रयास करने का चांस मिला है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी जो कुछ मैंने ललिता जी से समझा है, जो कुछ मैंने एब्जॉर्ब किया है, उसमें से थोड़ा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 11वें गुण स्थान का नाम जो है वो उपशांत मोह है। अब नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ मोह मतलब मोहनीय कर्म को उपशांत किया है, मतलब दबा दिया है, उसको शांत कर दिया है। तो इस तरह से ये उपशांत मोह गुणस्थान कहा जाता है। यहाँ उपशांत मोह ये गुणस्थान में 2 तरीके से आदमी आ सकता है। एक तो क्षयिक संयुक्त वाला आता है, या फिर द्वितीय उपशम करके आता है। जो क्षयिक संयुक्त से आता है उसने 7 प्रकृतियों को क्षय कर दिया है और बाकी 21 प्रकृतियों को दबा दिया है। 21 प्रकृति उसकी सत्ता में रहेगी। और जो द्वितीयोपशम करके आता है उसके 28 के 28 प्रकृतियां को उसने दबा दिया है और उसके 28 के 28 प्रकृतियां सत्ता में रहेगी। इस तरह 2 प्रकार से उपशांत गुणस्थान बनता है। ये गुणस्थान 10वें गुणस्थान में से 11वें गुणस्थान में आता है, यदि वो उपशम श्रेणी चढ़ता है तो। और यदि वो क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो 11वें गुणस्थान में नहीं आएगा, सीधा 12वें गुणस्थान में जाएगा। और इस प्रकार अब ये 11वें गुणस्थान वाले जो है उनको नियम से पतन होता है। अब ये पतन कब होता है? 2 कारणों से। यदि उसका गुणस्थान का समय पूर्ण हो गया है तो उसका पतन होगा, और इस स्थिति में वो उस पतन में वो 10वें गुणस्थान में जाएगा और क्रम से पतन होते होते वो पहले गुणस्थान तक पहुंचेगा। और यदि वो उसका मरण हो जाता है उस पीरियड में, गुणस्थान का समय पूर्ण होने से पहले यदि उसका मरण हो जाता है तो वो सीधे 4थे गुणस्थान में पहुंचेगा। वो बीच में के गुणस्थान नहीं लेगा, सीधे 4थे गुणस्थान में पहुंचेगा। लेकिन वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, इसके लिए 4थे गुणस्थान से नीचे नहीं जाएगा, 4थे गुणस्थान तक ही रहेगा। अब इस तरह 2 रास्ते से नीचे उतर सकते हैं वो। अब 11वें गुणस्थान में एक आयु में, एक भव में आदमी ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ सकता है, और पूरे संसार काल में 4 बार। यदि 4 बार उसने उपशांत मोह का गुणस्थान को प्राप्त कर लिया तो 5वीं बार नियम से वो क्षयिक सम्यक को प्राप्त करेगा, क्षपक श्रेणी को प्राप्त करेगा और मोक्ष में जाएगा। 5वीं बार वो वापस उपशांत 11वें गुणस्थान में नहीं आएगा। इस गुणस्थान को ऐसे भी समझाया जाता है कि जैसे मटमैले पानी में हम निर्मली डाल दें तो पूरा जो गंदगी है वो नीचे सेटल हो जाती है और ऊपर निर्मल पानी आ जाता है। उसी तरह उपशांत मोह की जो स्थिति रहती है उसमें सारे दोष या सारी जो कर्म प्रकृतियां है उसको दबाया गया है और ऊपर निर्मल पानी रह गया है। तो इस तरह से भी हम उसको समझ सकते हैं कि ऊपर का जो निर्मल पानी है वो 11वें गुणस्थान का है और सारे जो मटमैली जो हमारी प्रकृति है उसको हमने दबा दिया है।
इस तरह ये गुणस्थान है। अब 11वें गुणस्थान में जो आदमी आता है उसने मतलब एक तो 10वें से 11वें में आता है और जाते समय वापस 11वें से 10 में आ सकता है या 11वें से चौथे में जाएगा और फिर चौथे से जो 11 से चौथे में जा रहा है वो नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन जो उपशम श्रेणी वाला है, मतलब जिसने उपशम सम्यक्त्व के द्वितीय शब्द से जिसने प्राप्त किया है, वो उतरते उतरते सीधा पहले गुणस्थान तक जा सकता है। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि मुनिराज मोहनीय कर्म इतना प्रबलशाली होता है कि वो 11वें गुणस्थान वर्ती मुनियों को भी नीचे प्रथम गुणस्थान तक ला सकता है। इस गुणस्थान के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ। जो भी रह गया हो ललिता जी मुझे बताइए। बहुत अच्छा, थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। द्वितीय उपसम जो उपसम श्रेणी मान रहा है वो नियम से 28 प्रकृति का उपसम करके मान रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 प्रकृति को क्षय करके भी उपसम श्रेणी माना जा सकता है। आपने उसको कहा है छायिक समग्र दृष्टि भी आपने ये चीज बताई है। एक चीज इसमें यह है कि आपने कहा कि पहला गुणस्थान प्राप्त करता है, करता नहीं कर सकता है। द्वितीय सम्यक दृष्टि कर सकता है, करता ही नहीं है। तीसरी चीज, मरण होने पर जिस गुणस्थान में मरेगा, अगर काल क्षय हो गया मान लीजिए 11वें में, तो 11वें में मरण हो रहा है। 10वें में काल क्षय हो गया तो 10वें में उतर रहा, वो नीचे गिर रहा है ना। नीचे गिरते समय अपूर्व करण का प्रथम भाग को छोड़ के अगर कहीं भी समय हो जाता है तो मरण को प्राप्त होता है, तो मरण के समय उसका वही गुणस्थान रहता है। मरण होते ही उसका गुणस्थान चौथा हो जाता है और वो वैमानिक देवों में जाता है। अपर्याप्त अवस्था में उसको द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन पाया जाता है। बाकी आपने सब कुछ बहुत अच्छा बताया। एक चीज ये बतानी थी कि भाई सूक्ष्म संप्राय में भी ये उसने नहीं कहा। सूक्ष्म संप्राय चौथा 5 चारित्र में चौथा चारित्र का किसी ने भी आज संजोग से नाम नहीं लिया। सूक्ष्म संप्राय चौथा चारित्र है जो 10वें गुणस्थान में होता है और 11वें गुणस्थान से जो सबसे ऊंचा कोटि का चारित्र है जो मुक्त जीवों में पाया जाता है। यथा ख्यात चारित्र का आरंभ कहाँ से होता है? जहाँ मोहनीय प्रकृति या तो क्षय को प्राप्त हो जाए अथवा उपशम को प्राप्त हो जाए। मोहनीय प्रकृति के उपशम से या क्षय से यथा ख्यात चारित्र प्रकट होता है जो 11वें गुणस्थान में होता है। बाकी आपने बहुत अच्छा विवेचन किया। मैं तो हतप्रभ हूँ कि आप लोग इतना इतना बोल ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो कभी क्लास में तो उत्तर पूछने में नहीं बोलते हैं, सब गड़बड़ा जाते हैं। आज सबकी तैयारी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। 12वां गुणस्थान राजकुमारी आंटी। सबसे सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी को साध पाए लगी। जय जिनेन्द्र। मेरे से कुछ भूल भी हो जाए तो कृपया जिनवाणी माँ मुझे क्षमा करें। आप लोग भी मुझे सुधार दें। मैं बोलने की प्रयत्न कर रही हूँ। 12वां गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान है। क्षीण मोह मतलब जहाँ मोहनीय कर्म का क्षय हो गया। तो मोहनीय कर्म का पूरा क्षय होते ही आत्मा के परिणाम स्फटिक मणि के समान स्वच्छ पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो जाते हैं और उसमें अगर एक कण भी गंदगी का हो तो दिखाई पड़ जाएगा। तो ऐसे स्वच्छ निर्मल परिणाम वहां हो जाते हैं कि वहां कुछ रहता ही नहीं है, कोई परमाणु गंदगी का रहता ही नहीं है। क्षीण मोह गुण स्थान वाला जीव नीचे के गुण स्थानों में नहीं गिरता है। यहाँ यथाख्यात चारित्र हो जाता है। यहाँ पर मरण भी नहीं होता है और वह छपक श्रेणी चढ़कर यहाँ पर जीव छपक श्रेणी वाला ही आता है इस गुण स्थान में। और यहाँ से वो इस गुण स्थान के अंतिम समय में दर्शनावर्णी मोहनीय और अंतराय कर्म का नाश होने के बाद अंत में ज्ञानावर्णी कर्म का नाश होते ही केवल ज्ञान को प्राप्त करके 13वें गुण स्थान सहयोग केवली में आ जाता है, जो अरहंत परमेष्टि बन जाते हैं। यहाँ से 2 ही गुण स्थान चढ़ने के 13वां और 14वां और निश्चय से वो मोक्ष पद को ही प्राप्त करता है। बहुत सुंदर।
और कुछ गलती हो तो बताइएगा, कोई कमी रहेगी हो तो बताइएगा। नहीं, अब भगवान मोक्ष को जा रहा है जीव, अब उसमें क्या कमी निकालेंगे? सूक्ष्म दृष्टि वगैरह मैं बताऊं? हाँ सूक्ष्म आंटी एक बार 13वां गुणस्थान 14वां गुणस्थान करेंगे, उसके बाद ऐसा है, बाद में भी करेंगे और मैं ही समझा दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग नए हैं ना, तो थोड़ा सा उसको मैं ही समझा दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। 13वां गुणस्थान सरिता आंटी। जय जिनेन्द्र सभी को, और ललिता जी को धोख दे रही हूँ और बोलने का साहस कर रही हूँ। 13वां गुणस्थान जो कि आदत है, आप पढ़ाते हो, आप इसलिए मत बोलो कि साहस कर रही हूँ। 13वां गुणस्थान जो कि सिद्ध अवस्था को झंडी दिखाने वाला गुणस्थान है। इस गुणस्थान को प्राप्त करने के बाद नियम से जीव सिद्ध होगा। 12वें गुणस्थान में जिस जीव ने मोहनी कर्म का क्षय कर दिया है, उसके साथ में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्मों के क्षय होते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए उसने 63 प्रकृतियों का क्षय किया है, 47 घातीय कर्मों का क्षय किया है, 13 नाम कर्म की प्रकृतियों का क्षय किया है और 3 आयु कर्म को क्षय करके सहयोग के लिए अवस्था में प्राप्त होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर जीव को केवल ज्ञान है और एक योग है, योग सहित केवली है। केवली का मतलब अनंत चतुष्टय को इन्होंने धारण, अब इनके पास में अनंत चतुष्टय आ गए हैं और नव केवल लब्धि भी प्राप्त हो गई है। ये सहयोग केवली जीव के जो सामान्य केवली होते हैं उनके गंध कुटी की रचना होती है, और जो तीर्थंकर केवली होते हैं उनके समूह शरण की रचना होती है। इस गुण स्थान को प्राप्त करते ही, केवल ज्ञान प्राप्त करते ही 5000 धनुष ऊपर चल जाते हैं और समूह शरण की रचना हो जाती है। इस गुण स्थान में सम्यक्त की अपेक्षा छायिक सम्यक्त तो पाया जाता है और चारित्र की अपेक्षा यथा क्या चारित्र पाया जाता है, और एक साता वेदनीय कर्म की एक समय की स्थिति वाला बंद होता है इनको, इस गुण स्थान वाले केवली को। इस गुण स्थान में प्रत्येक समय में कोई न कोई जीव अवश्य रहता है इस गुण स्थान में, और इसका क्षेत्र सर्वलोक है। लोक का असंख्यातों भाग तो सामान्य से है और समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक भी है और लोक का असंख्यात बहुभाग भी है इस गुण स्थान का क्षेत्र। और इस गुण स्थान में मार्गणा की अपेक्षा हम देखेंगे तो इस गुण स्थान में मार्गणा को घटाएंगे तो गति की अपेक्षा खाली मनुष्य गति है, इंद्रिय की अपेक्षा पंचेंद्रिय जाती है, काय की अपेक्षा त्रस काय है, गति इंद्रिय काय। योग की अपेक्षा यहाँ पर योग है, 3 योग है, औदारिक का योग है, औदारिक मिश्र का योग है और कारमान का योग है। औदारिक मिश्र का योग समुद्घात की अपेक्षा बनते हैं, ऐसे नहीं बनता है। और उभय योग की अपेक्षा सत्य योग है और अनुभव वचन योग है, और सत्य मनोयोग है और अनुभव मनोयोग है। अवेद यहाँ पर वेद की अपेक्षा जीव अवेद की अवस्था है, द्रव्य वेद है, भाव वेद की अपेक्षा अवेद है। यहाँ पर कोई भी कसाय नहीं है और ज्ञान में खाली केवल ज्ञान है, और चारित्र यथा क्या चारित्र है, और दर्शन में केवल दर्शन है, और परम शुक्ल लेशा और जीव भव्य है, छायिक सम्यक्त्व है और छायिक चारित्र है। इस अपेक्षा से मार्गणा में इस जीव का 14 मार्गणा में 13वें गुण स्थान में इस प्रकार होता है। इस गुण स्थान में 3 भाव भी पाए जाते हैं, छायिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। जो कर्मों का क्षय करेंगे वही इस गुण स्थान को प्राप्त करेंगे। उपसम और क्षयोपसम की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 12वें गुण स्थान को प्राप्त करने के बाद जीव 13वें गुण स्थान को प्राप्त करता है। इस जीवों का एक जीव की अपेक्षा इस गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि भी हो सकता है। इस गुण स्थान में इस गुण स्थान से अगर जीव गमन करेगा तो 14वें गुण स्थान में गमन करेगा। इस गुण स्थान से नीचे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नियम से ये जीव मोक्ष को प्राप्त करेंगे और केवली भगवान बन करके ये लोगों को भी पार उतारेंगे, समूह शरण में उपदेश देंगे। इनके उपदेश से हम सब जीवों का कल्याण होगा। इतना ही बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ बोला गलत बोला हूँ या कुछ और बात बाकी रह गई है तो प्लीज बता दें। नहीं, बहुत अच्छा बोला। बाकी तो विस्तार करने के लिए अब कोई समुद्घात का विस्तार कर दे वो तो एक अलग बात है, और आपने सब चीज संक्षेप में बोल दिया है। बहुत अच्छा बोले आपने।
चौथा गुण स्थान वीना आंटी। वीना आंटी, वीना आंटी अपने आप को अनम्यूट करिए। करो ना। सबको जय जैन। मैं वीना जैन बोल रही हूँ मेरठ से। मैं बोलने का साहस कर रही हूँ। सबको सादर जय जैन। भाभी को सादर जय जैन। और मैं 14 गुण स्थान अयोग्य केवली के बारे में बताना चाह रही हूँ। कोशिश तो कर रही हूँ पर पता नहीं मैं बता पाऊंगी नहीं बता पाऊंगी। जो अयोग्य केवली स्थान 14 गुण स्थान है, जो बिल्कुल ही अब हम मोक्ष की तरफ हमारा मोक्ष की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं। हमने सब क्रम प्रकृतियों का क्षय कर दिया है। इसमें 18,000 तिलों के भेदों के स्वामी हो चुके हैं। जो कर्मों के आने का आशा हमेशा के लिए बंद हो गया है तथा सत्य उदय रूप अवस्था को प्राप्त कर्म रूपी रज की सर्वथा निर्जरा होने से जो सर्वथा मुक्त होने के सम्मुख होते हैं और जो योग रहित होते हैं उन्हें अयोग केवली कहते हैं। 14 गुण स्थान में योग का अभाव हो जाता है अर्थात योग नहीं रहता है। इसलिए इस केवली भगवान अयोग केवली कहलाते हैं। इस गुण स्थान का नाम अयोग केवली गुण स्थान है। इस गुण स्थान में मात्र इसका समय केवल ए ई उ री री उच्चारण प्रमाण मात्र रहता है। इस काल में सिद्ध शिला में जाकर जीव विराजमान हो जाता है। इस काल में दिव्य चरण पर 72 प्रकृतियों का समापन होता है और इसमें 13 प्रकृति का 6 अंत समय में हो जाता है। कर्म से मुक्ति होते ही यह सीधा इसकी यह जीव आत्मा के ऋजु गति सिद्धालय में पहुंच जाता है और इस विद्यालय में पहुंच जाता है। और इसमें जो है ये क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है। इसमें जीव के भव्यत्व नाम की मार्गना रह जाती है और इसमें जीव के इसमें ये अयोग्य गुण स्थान पचेंद्रिय के होता है। इसमें तरफ जीव होते हैं। अयोग्य गुण स्थान में कोई वेद नहीं होता। इसमें कोई भी कसाई नहीं होती। इस गुण स्थान में यथाख्यात संयम ही होता है। इस गुण स्थान में कोई भी लेशा नहीं होती। इसमें जीव भव्य ही होता है। ये क्षय सम्यक ही होता है। इसमें केवल सैनी ही होते हैं और इस गुण स्थान में जीव पचेंद्रिय सैनी होते हैं। इसमें इस अयोग्य केवल स्थान में पर्याप्तियां पूरी होती हैं और इसमें केवल आयु प्राण ही होता है। उसके बाद में ये आयु प्राण भी खत्म हो जाता है। और अयोग्य केवली में आश्रम नहीं होता है। इसमें इस गुण स्थान में मनुष्य 14 लाख जातियां होती हैं और इस गुण स्थान में मनुष्य 14 कोटि कुल होते हैं और इस गुण स्थान में मनुष्य की संख्या 598 होती है और इस गुण स्थान में जब जीव का मरण होता है तो उसे पंडित मरण के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर, बहुत मेरे को तो इतना ही पता है। हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आपने बोला। ये लाख कोटि वाला मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या बोलना चाह रही थी आप। बाकी आपने बहुत अच्छा बोला। और इसकी खास विशेषता है कि इस समय इस गुण स्थान वाले जीव के 85 प्रकृति की सत्ता रहती है, सत्व रहता है। 85 सत्ता मतलब सत्व रहता है, उसके सत्ता में पड़ी रहती है। उसके इस गुण स्थान के उपांत्य समय में मतलब अंत से पहले वाले समय में 72 प्रकृति का नाश होता है और लास्ट समय में अंतिम समय में 13 प्रकृति का नाश होता है क्षय करके और भगवान सिद्ध बन जाते हैं। बाकी सब आप लोगों ने बहुत अच्छा विवेचन किया। और अब जो मुझे बताना, आज तो समय बहुत हो गया है, अपने सोमवार को मिलते हैं, तब सोमवार को बताते हैं जो चीज इसमें रह गई है। और जिनको गुण स्थान में कुछ समझना हो
वो सोमवार को बताएंगे। कुछ समझना हो तो वैसे आज बहुत अच्छा भी, इतना विवेचन तो मैं कर भी नहीं पाती, सबने बहुत अच्छा विवेचन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीव कांड खत्म होते होते हम गुण स्थान तो कम से कम बहुत अच्छी तरह से जान गए, क्योंकि जीव कांड का प्रकरण खत्म हो गया है, अब कर्म कांड चालू होगा। बहुत अच्छा लगा सबका सुन के। आंटी 2-3 क्वेश्चंस थे तो कल ले लेंगे फिर, अब परसों मतलब मंडे को। जैसे जैसी मर्जी हो ले सकती हो, तो मेरे कोई तकलीफ नहीं है। आंटी मंडे को ही ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम अपना देखो, कोई बात है। आंटी जिनवानी स्तुति। हाँ करो, कौन करता है? कोई कर रहे हैं? नहीं आंटी आप ही कर दीजिए। तो नहीं, भजन नहीं गाएंगे, सब कुछ लेट हो जाता है। यद्क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देवजू और हंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। द्वारसंग जिनवानी माता की जय। आप सबों ने मेरी मेहनत को सफल बनाया है। सबको बहुत 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 हृदय से धन्यवाद है। आप सबों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आपने इतनी मेहनत की है। धन्यवाद तो पहले आपको है, जो हम लोग है ना कम से कम आज याद तो किए। याद आज अच्छा आइडिया लगाया। आज क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट था। आज क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट था क्योंकि सबकी चल रही थी। सबको म्यूट किया हुआ था। आज ने सबको म्यूट कर रखा था कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे दूसरे को। एक बात बताऊं, गुण स्थान समझ लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने शास्त्र में, अपने जैन आगम में गुण स्थान समझ लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब गुण स्थान के नाम से अगर किसी को कहे तो गुण स्थान पढ़ाएंगे, आधे लोग भाग जाते पहले ही, है ना। मतलब लोगों के दिमाग में भय बैठा हुआ है। अब ललिता जी अब पूरा 14 बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। ललिता जी अब आप इन 14 को पूरा अच्छे से लिखा दीजिएगा। लेकिन हाँ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ललिता जी, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा लगता है, याद हो जाता है मुझे गुणस्थान। छोटे रूप में 14 गुणस्थान पूरे लिखा दीजिए। ललिता जी बोलना चाहूंगी, ललिता जी एक बात बोलना चाहूंगी। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जब कलकत्ता में आए थे तो सबसे पहले गुण स्थान के उन्होंने बताया था और सब लोगों ने पढ़ा था। और विनोद भाई साहब और किरण भाभी ने क्लासेस चली थी साल भर। सागर जी महाराज वही तो मैं बोल रही हूँ कि विनोद भैया और किरण भाभी इन लोगों ने पूरा शिविर का आयोजन किया था। बहुत बढ़िया से समय हम लोगों को लगन लगी थी, लेकिन बहुत कम समय में पढ़ाया था। और सारी बातें जो गहराई है वो सब हमें आपसे जानी है, गहराई आपसे जानी है। उस समय समझ में उतना नहीं, एक मतलब पहली बार में नहीं आया था, अब दोबारा ऐसे थोड़ा समझ में पूरा आने लग गया। पर आप बहुत पूरे गुणस्थान को छोटे रूप में लिखा दीजिए अच्छे से। हाँ वही तो, अब आप लिखाइए तो हम लोग एकदम नई कॉपी। अब एक बात कहूँ, एकदम आप लोग चुप रहिए तो मैं एक बात कहूँ एकदम ईमानदारी से।
बिल्कुल ईमानदारी से, एक नया पैसा छल कपट नहीं। आप लोग जितना बोले हो, आप लोग पहले से कितना पढ़े हुए मैं नहीं जानती हूँ, जो भी हो, मैंने इतना चीज दिमाग में लाने में मेरे को 20 बरस लग गया, 15 बरस, 22, मेरी बहू की शादी को 24 साल हो गया, मेरे बेटे की शादी को। उसके बाद से मैंने जैन धर्म में थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया। आज आप इतनी क्लास में अब आप क्लास में ऑडियो सुन सुन के खुद प्रश्न बनाओ के खुद लिखोगे, तो वो जितना आपको याद रहेगा ना, कभी भी मेरा लिखाया हुआ याद नहीं रहेगा, कभी नहीं रह सकता है। ये आप बात मान के चलो। एकदम सही बोल रहे हैं मैं आप। समझती हूँ मैंने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर, और मेरे को अभी तक आप लोग कितना बढ़िया से अपूर्वकरण और अधरकरण और अनिवृत्तिकरण समझाए हैं। मेरे को इसको समझने में अभी हाल फिलहाल में, कोरोना के पहले जो क्लासें होती थी हम लोग के समय सार के नीचे, तो कई बार अपूर्वकरण अधरकरण लेकिन मेरे को बोलने कहा जाता है, कुछ आओ चाहे नहीं हो, एक आदमी का नाम होता है ना कि लंगड़ा का नाम लंगड़ा पड़ जाता है, बस मेरा नाम भी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं हिचकिचाती थी बोलने में। सोचिए ना, अभी आप लोग मतलब मेरे को ताज्जुब लगा, सबने क्या बढ़िया कर्म परिणाम समझाए हैं, बिल्कुल सारे पॉइंट के साथ। तो अगर आप लोग अपने से प्रश्न बना के लिखेंगे ना, मेरे को कोई बात नहीं है, मेरे को ना तो कोई हड़बड़, आप लोग देखते हैं मैं कभी भी, मेरे को कोई हड़बड़ नहीं रहती, भले एक प्रश्न को आप 20 दिन चलाइए, 1 महीना चलाइए, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वास्तव में आपका 6 ऑप्शन, एक तो बहुमान होगा उसके प्रति, एक जब आप खुद सोच के लिखोगे ना तो आपको अपनी मेहनत समझ में आएगी, तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा कलेजे से लगा के रखोगे। इसलिए ना अब सारा नहीं कुछ गड़बड़ नहीं लिखे हम लोग। हाँ, तो इसका एक उपाय है, रोज जो भी लोग लिख रहे हैं, रोज अपना एक एक वाक्य मेरे को सुना देंगे इसमें, डेली एक एक वाक्य। वैसे ही सुनाएंगे तो अपना समय जाएगा। एक जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान को लेकर के सबको ही अपना अपना लिखिए और एक एक वाक्य सबको सुना दीजिए। हाँ, जितना समय दिया जाता है ना उतना ही लेना चाहिए। आज 5 मिनट्स का टाइम था, इसलिए मैं तो ऑनेस्टली 6 मिनट्स हुआ होगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लिया, समझ ही नहीं आता। नहीं, मैं बताती हूँ, आप अपनी भाषा में लिखोगे ना, मंजू जी वगैरह, भाभी किरण भाभी सबको कहती हूँ मैं, सरिता जी वगैरह, आपको अपनी भाषा में लिखते हुए का आनंद ही दूसरा आएगा। और देखिए, जब हम खाना खुद बनाते हैं, अपना 2 घंटा लगता है, तो अपने को लगता है खाना, अरे बाप रे 2 घंटा लगा, उस समय की कीमत महसूस होती है, तो लगता है खाना बनाने में मेहनत है। हम आपको लिखा दिया, आपको कोई मेहनत लगी नहीं, आप उसका कभी भी उतना बहुमान नहीं कर सकते। सबकी बात करती हूँ, अपनी जानती हूँ मैं इस चीज को। अब खुद लिखोगे ना, अरे बाप रे ये आदमी क्या गुण स्थान लिखे, 1 घंटा लगा, अब उसको 2-4 बार पढ़ूं नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, बहुत अंतर पड़ेगा। कुछ गलत नहीं लिख ले हम लोग, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, तो इसका एक उपाय है कि एक आदमी एक दिन सुना दीजिए, इसका यही एक उपाय है कि एक आदमी एक गुण स्थान रोज सुना दीजिए। बाकी सभी को पढ़ाई होगी तो सबका हो भी जाए। अपने पास ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 दिन क्लास चलनी है, सबका नहीं होगा। एक ज्यादा लेने से तो समय नहीं बचेगा। एक आदमी अपना एक गुण स्थान का सब कुछ सुना दीजिए, उसमें जो कम पैसे लगेगा हम ऐड करवा देंगे, पक्की बात है। जैसे आज भी आप लोग का जो कमी लगा बोल दिए। हाँ, हमेशा का ये ध्यान देना चाहिए हम लोग को कि आज मिथ्यात्व करना है, कल क्या करना है, सब लोग लिखेंगे उसी चीज। एक दिन एक गुण स्थान ले लेते हैं,